आज का जो हमारा लेक्चर है, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने चीज़ों की प्राइसिंग कैसे रखनी है, ठीक है। और ये बहुत एक्सक्लूसिव किस्म का लेक्चर है, तो मैंने पूरा एक लेक्चर ऐड किया इसके अंदर कि आपको प्राइसिंग की थोड़ी बहुत समझ आए कि फ्रीलांसिंग में प्राइसिंग किस तरह से होती है और क्लाइंट से बात किस तरह करते हैं बजट से रिलेवेंट, कि हमने बजट कैसे रखना है, और या उससे पूछेंगे किस तरह के बजट कितना है उसका, या क्लाइंट को कोट कैसे करते हैं अपनी चीज़ को, अपनी रेंज कैसे बताते हैं, और जो हम इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट प्राइसिंग देख रहे होते हैं चीज़ों की, वो किस तरह हो रही होती है। तो वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो सारी बात होगी वो प्राइस पे होगी। आपकी ओवरऑल अपने जो भी स्किल आप दे रहे हो, जो भी आप सर्विस दे रहे हो, उसकी हम प्राइस कैसे सेट करेंगे, तो उस चीज़ पे हम जिक्र करेंगे उसका और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ समझनी है वो ये है कि प्राइस होती क्या है, ठीक है। किसी चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं या प्राइस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। नॉर्मली लोग जो हैं वो सिंपल ये कहते हैं कि एक चीज़ के मैं कितने पैसे लूँगा, एक काम के कितने पैसे लूँगा, वो मेरी प्राइस है, ठीक है। वो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई सर्विस हो, उस चीज़ के मैं पैसे कितने लूँगा उसको प्राइस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, तो प्राइस जो है वो है जी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। थोड़ी सी फाइनेंस की बात है, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्राइसिंग को समझना चाहते हैं और अपने डिज़ाइन की प्राइस रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो ये है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को प्राइस कहा जाता है। अब कॉस्ट क्या है और प्रॉफिट क्या है? कॉस्ट का मतलब ये है कि एक काम को करने में आपके कितने पैसे लग रहे हैं। एज ए डिज़ाइनर, आप जब लोगो डिज़ाइन करते हो तो आपके एंड पे आपके कितने पैसे लग रहे हैं उस काम को करने पे। अब अगर हम देखें तो हमारा क्या खर्चा आ रहा था, हमारे बिजली का खर्चा है, हमारे इंटरनेट का खर्चा है, हमारे लैपटॉप का खर्चा है, ठीक है। ये बेसिक कॉस्ट है, ये मेन कॉस्ट है जो हमारी उस पर लग रही है। यानी कि कोई भी डिज़ाइन हम क्रिएट कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, तो उसमें हमारी जो कॉस्ट लग रही है वो बेसिक ये है कि जो हमारी बिजली जा रही है, जो हमारा इंटरनेट का खर्चा है, जो हमारा लैपटॉप का खर्चा है, तो ये जो मेन हमारे खर्चे हैं जो उस काम से रेलिवेंट हैं, जस्ट वो आ रहे हैं कॉस्ट में। और ये कोई बहुत मेजर कॉस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट उस प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप लिया है, ठीक है, वो लैपटॉप हम बाकी प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारी कॉस्ट कट होती रहती है। तो उस लिहाज से हम उसको बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते कॉस्ट के लिहाज से, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये बिजली जो है, ये इंटरनेट जो है, ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये हमने बाद में भी यूज़ करना है। तो जस्ट उस ड्यूरेशन में जो हमारे पास खर्चा आ रहा है, हम वो माइंड में रखते हैं, ठीक है। आपकी मैक्सिमम कितनी बिजली लग जाएगी, 100 रुपये की, 200 रुपये की, 300 रुपये की, कितना का वो लैपटॉप बिजली खा लेगा, ठीक है। इंटरनेट का जो पैकेज है आपका वो कितना का चल जाएगा, ठीक है। कितना का उसका आपका लगता है कि सारा इंटरनेट पैकेज मैंने सिर्फ इस पे लगाना है, आपने पूरे महीने का पैकेज करवाया हुआ है, प्रोजेक्ट आपका 3 से 4 दिन का है, ठीक है, तो कोई इतना उसमें इशू नहीं है। तो इस लिहाज से आप सोचते हो कि मेरे ओवरऑल कितने पैसे लग रहे हैं, तो अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा भी करें तो वो आपका 500 हज़ार से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। जो आपकी पर्सनल कॉस्ट लग रही है उसके ऊपर अगर आप उसको माइंड में रखें तो वो 500 हज़ार से ऊपर नहीं होती। अब इसके बाद जो आपकी चीज़ है वो प्रॉफिट है। अब इसमें आपने प्रॉफिट ऐड करना है कि आपको उससे कितना प्रॉफिट चाहिए। वो जो प्रॉफिट आप ऐड करोगे, उस प्रॉफिट को और कॉस्ट को दोनों को ऐड करके लास्ट में आपके पास प्राइस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे हर क्लाइंट से 2,000 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अगर 2,000 का प्रॉफिट मुझे चाहिए तो 3,000 मैं टोटल कहूँगा उसको प्राइस, ताकि 1,000 रुपये जो मेरी कॉस्ट लग रही है और 2,000 जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, ये दोनों मिला के 3,000 का मैं इसको लोगो डिज़ाइन करके दूंगा। या आप कहते हैं कि नहीं, मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं इस टाइम में और भी कोई काम कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल मैं क्लाइंट को काम करके दे रहा हूँ, उसका लोगो डिज़ाइन करके दे रहा हूँ, तो प्रॉफिट मैं ज़्यादा लूँगा, मुझे 5,000 का प्रॉफिट एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। अब उस प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या करेंगे, फिर हम 5,000 में एक और 1,000 ऐड करेंगे जो हमारी कॉस्ट है, और एंड में हमारे पास प्राइस क्या बन जाएगी, 6,000 की, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया कि कॉस्ट प्रॉफिट क्या है तो बता दें। टोटल जो चीज़ है समझने वाली वो सिर्फ यही है कि हम लोगों ने अपनी कॉस्ट को समझना है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी लगती है इसके ऊपर, एक काम के ऊपर, जो भी काम आप करने जा रहे हो, ठीक है। अगर आपने प्रिंटिंग का काम करना है, क्लाइंट कहते हैं कि प्रिंट आप करके दोगे, तो उसमें भी आपने देखना है कि मेरे पास प्रिंटिंग की कॉस्ट कितनी पड़ती है और एंड में मैं इसका प्रॉफिट कितना ले सकता हूँ, ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी है मेरी, वो सारा कुछ आप फिर उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपकी प्राइस जनरेट होती है। ये प्राइस का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, फिर आगे चल के हम बाकी प्राइसिंग मॉडल पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि हम लोगों ने क्लाइंट को किस मॉडल के ऊपर चार्ज करना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉस्ट है और प्रॉफिट और प्राइस है, ये तीन चीज़ें, अगर आप इन तीनों चीज़ों को समझ आते हो तो आप इजीली आगे चल के अपनी प्राइस रख सकते हैं, ठीक है जी।
उसके बाद जो बात समझने वाली है कि अब हम अपनी प्राइस कहाँ पे रखेंगे। कुछ लो प्राइस काम होते हैं, कुछ हाई प्राइस काम होते हैं, तो हम खुद को कहाँ पे एडजस्ट करें या खुद को कहाँ पे फिट करें। क्या हम बहुत लो प्राइस रखेंगे तो हमें काम बहुत ज़्यादा मिलेगा, या हम हाई प्राइस रखेंगे तो काम नहीं मिलेगा, या बड़ा क्लाइंट मिलेगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा निकालूंगा, आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि हम कहाँ पे फॉल करते हैं और हम कहाँ पे अपने आप को रख सकते हैं। मेन जो चीज़ है कि हमेशा जब स्टार्ट होता है, आप काम स्टार्ट करते हो, तो हमेशा वो लो प्राइस से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने एज सच उसमें कॉस्ट इतनी इंक्लूड नहीं की होती। थोड़ा सा पिछली साइड पे वापस आते हैं, आपको थोड़ा सा और मैं इसमें ऐड करके बताता हूँ। अगर एक बंदे ने डिज़ाइन में डिग्री की हुई है, ठीक है, उसने 4 साल डिग्री की है ग्राफिक डिज़ाइन की, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है वो माइट भी 10 लाख 15 लाख तक जा सकती है, जो उसकी डिग्री की फीस थी। और उस दौरान उसने जो भी खर्चा किया होगा उसके ऊपर, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इस लिहाज से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। और उसके ऊपर अगर वो 2,000 3,000 का प्रॉफिट भी रखता है तो स्टिल उसकी प्राइस जो है हमसे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हम कॉस्ट रख रहे हैं 1,000 रुपए की, वो कॉस्ट रखता है 5,000 रुपए की अपनी डिग्री के पैसे मिला के, ठीक है, हर प्रोजेक्ट में से वो डिग्री के पैसे निकाल रहे हैं। तो उस लिहाज से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। हम अक्सर औकात देखते हैं कि लोग $500 $1,000 जो हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो वो जो इतना चार्ज कर रहे हैं वो इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि माइट भी उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है जिसके लिए उसने पैसे दिए थे, कोई डिग्री है जिसके लिए उसने पैसे दिए थे, और अब वो जो पैसे हैं वो वापस रिकवर करने के लिए वो कॉस्ट अपनी ज़्यादा रख रहा है, और साथ में फिर उसके प्रॉफिट भी ऐड हो रहा है, और एंड में उसकी प्राइस ज़्यादा बन रही है, ठीक है। इसलिए हमें अक्सर औकात बहुत महंगे महंगे जो डिज़ाइनर्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग अगर देखो तो आपकी कॉस्ट किस चीज़ में आ रही है। आप ये कोर्स ले रहे हो तो आपके पैसे नहीं लग रहे इसके अंदर, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज है। क्या लग रहा है? आपका टाइम लग रहा है, आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। टाइम रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन टाइम का फ़ायदा ये है कि टाइम के साथ साथ आप चीज़ सीख रहे हो, तो टाइम वहाँ पे आपका स्वैप हो जाता है। एनर्जी रिकवर हो सकती है, ठीक है, एनर्जी आप जो यहाँ पे लगा रहे हो, आप अगले दिन सुबह उठते हो, आप दोबारा से फ्रेश होते हैं, तो वो एनर्जी का इतना इशू नहीं है, ठीक है। मेन जो चीज़ है आपका टाइम है, कॉस्ट आपकी लग नहीं रही, सिर्फ टाइम जो आपका चेंज हो रहा है वो ये है कि उस टाइम के अगेंस्ट आपको ये सारा कुछ मिल रहा है, आप सीख रहे हो, तो ऐसे टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ मेन देखने वाली है। तो आपकी ओवरऑल पैसों के लिहाज से कॉस्ट इसमें ज़्यादा नहीं है। सो आप जब स्टार्ट करते हो, यानी कि आप नॉर्मली जो फाइवर के ऊपर लोग देख रहे होते हो, वो अपने जो गिग्स होते हैं वो नॉर्मल कम पैसों से स्टार्ट कर रहे होते हैं, लाइक $30 40 50 यहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक डिज़ाइन ग्रेजुएट आता है फाइवर के ऊपर, तो कभी वो $50 से स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास डिग्री है, उसका कॉस्ट बहुत लगी हुई है उसके ऊपर, वो 200 से नीचे नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ देखने वाली है। आप अक्सर औकात देखते हैं कि लोगों के जस्ट एक आध रिव्यू होता है, लेकिन स्टिल उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत लगी होती है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जांपल दी हुई है कि हम फाइवर के ऊपर जब गिग्स देखते हैं तो हमें हर तरह का गिग नज़र आ रहा है। $15 भी है उसमें, $750 भी है, $7,500 भी है, $250 वाला भी है, $20 वाला भी है। लेकिन अच्छी बात क्या है, सब एक लाइन में है, ठीक है, सब एक पेज पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिसकी प्राइस ज़्यादा है फाइवर ने उसको ऊपर करके शो किया हुआ है कि क्लाइंट इसको परचेज करे ताकि इसमें से हमें ज़्यादा मार्जिन मिले। उन्होंने हर बंदे को साथ दिखाया हुआ है। और जो मेन चीज़ देखने वाली है कि हमें इनके डिज़ाइन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। फ़र्क है, आइडियाज़ में फ़र्क है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता। क्लाइंट की आंख से अगर आप देखोगे तो उसको इतना ज़्यादा फ़र्क फील नहीं होता, वो इतनी जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाता कि महंगी चीज़ में और सस्ती चीज़ में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो मेन चीज़ समझने वाली क्या है कि इसमें हमें कॉस्ट की बात हो रही है। ये जहाँ पे $250 चार्ज कर है, माइट भी ये ग्रेजुएट होगा डिज़ाइन का, ठीक है। हो सकता है कि इसका प्रॉफिट और आपका प्रॉफिट सेम हो सकता है, ठीक है। तो जो मेन बात है कि हम लोगों ने जो प्राइस रखनी है अपनी, पहले समझेंगे उसको कि हमारे पास कॉस्ट कितनी लग रही है हमारे काम के ऊपर, और हम जो प्रॉफिट इसमें से ले रहे हैं क्या हमारी सर्विस को वो जस्टिफाई करता है, ठीक है। सर्विस देने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो सर्विस दे रहे हो, जो पैसे दे रहे हो, खुद से एक दफ़ा अपने आप को क्लाइंट की नज़र से देखो कि क्या मैं इस काम के इतने पैसे दूंगा जितने पैसे मैं इसमें चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास $30 होंगे तो क्या इस तरह के डिज़ाइन के मैं $30 दूंगा या नहीं दूंगा, ठीक है। वहां से आपको और चीज़ क्लियर हो जाती है। आगे चल के मैं आपको साथ साथ प्राइसिंग मॉडल दिखाता जाता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने अपनी प्राइस को कितना रखना है, ठीक है।
मैं शुरू से पहले दिन से आप लोगों को कभी भी ये नहीं कह रहा कि आप लोग अपने लोगों की इतनी प्राइस रख दो, उतनी प्राइस रख दो। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ आप लोगों ने भी डिज़ाइन क्रिएट किए ही नहीं है। अभी हम ये कह नहीं सकते कि आपका जो डिज़ाइन है वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप लोगों के इस तरह से जो आइडियाज़ हैं या आपका जो हाथ है वो इतनी अच्छी तरह से बैठा नहीं है काम पे, तो आप इतनी जल्दी चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। जब आप लोग पोर्टफोलियो क्रिएट कर लोगे, उसके बाद पोर्टफोलियो को जब आप कंपेयर करते हो तब आपको आइडिया होता है कि आपकी प्राइसिंग कितनी बनती है, ठीक है? तब आपको क्लियर होगा। अभी आपने क्रिएट कुछ नहीं किया, अभी आपका पहला लोगो आप बनाने जा रहे हो, तो इस टाइम पे प्राइस सेट करना या प्राइस को समझना, अपनी प्राइस को देखना इतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है? आपने क्रिएट ही कुछ नहीं किया, आप बता ही नहीं सकते कि हम एक चीज़ के कितने पैसे लेते हैं या मुझे एक लोगो डिज़ाइन करने में टाइम कितना लगता है। अभी आपको ये चीज़ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है? लेकिन जब एक दफ़ा आप लोगो डिज़ाइन करना सीख जाओगे, आप 3-4 लोगो डिज़ाइन कर लोगे, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि अच्छा मुझे मिनिमम इतना टाइम चाहिए, ठीक है? और इस टाइम के मुझे लगता है कि इतने पैसे मुझे मिलने चाहिए, ठीक है? ये मुझे डिसेंट अमाउंट लग रही है। वहाँ पे आपको बात समझ आएगी कि अच्छा अब प्राइस लग रही है। और इसीलिए आप लोग जब भी अपनी प्राइस देखोगे कि यार मैं $30 चार्ज कर रहा हूँ, मिनिमम इतने तो मुझे मिलने चाहिए, और इंटरनेट के ऊपर भी इसी तरह के डिज़ाइन बना रहे हैं लोग $30 के अंदर। लेकिन जब आपको अचानक से कोई कहता है कि अपनी प्राइस $100 कर लो, आप फ़ौरन हाथ पीछे कर लो कि नहीं यार $100 बहुत ज़्यादा है, मेरे डिज़ाइन इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है जो समझने वाली है। आप खुद एक कैटेगरी में फ़ॉल कर जाओगे, खुद वहाँ पे सेट हो जाओगे कि हाँ, मुझे इतनी प्राइस बनती है मेरी, ठीक है? लेकिन इसमें मज़े की बात आपको बताऊँ, ये जो प्राइस है, ये जो पोर्टफोलियो है, ये सब कुछ है, ये आप रख रहे हो, आप सेट कर रहे हो, क्लाइंट सेट नहीं कर रहा, ठीक है? क्लाइंट को वही सच लगेगा जो आप उसको बताओगे। आप अपना पोर्टफोलियो जिस तरह का क्रिएट करोगे, आप अपनी प्राइस जिस तरह की रखोगे, क्लाइंट आपसे उसी तरह बात करेगा। अगर आपके गिग के ऊपर $500, $600 की प्राइस लगी होगी, खूबसूरत डिज़ाइन लगे होंगे, क्लाइंट आपसे और तरह से बात करेगा। आपके डिज़ाइंस नॉर्मल बिखरे-बिखरे डिज़ाइंस हैं और उसमें $10 $20 की प्राइस लगी हुई है, क्लाइंट आपसे और तरह से बात करेगा, ठीक है? ये आप हैं जो अपना इमेज क्रिएट कर रहे हैं, क्लाइंट कुछ नहीं कर रहा। क्लाइंट जस्ट आपसे उस तरह बात करेगा जिस तरह की प्राइस या जिस तरह की पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया होगा। तो आपने अपना इमेज क्रिएट करना है, क्लाइंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है? अगर आप $25 दे के $20 दे के नॉर्मल सा एक कोलाज क्रिएट करके अपने लोगोस प्रेजेंट कर रहे हो, उसके अंदर लोगों में कलर अजीबो-गरीब किस्म के हैं, चीज़ें ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्लाइंट को खुद पता चल जाएगा कि ये बंदा किस कैटेगरी का है। लेकिन अगर आप और मिनिमल डिज़ाइंस के साथ काम करते हो, क्लीन डिज़ाइन के साथ काम करते हो, क्लाइंट आपसे उसी तरह बात करेगा। तो दोनों फैक्टर्स के अंदर आप ज़िम्मेदार हो अपने इमेज के, ठीक है? मैं और आपको थोड़ा सैंपल दिखाता हूँ। ये मैंने फाइवर से लिए हुए हैं। अब एक तरफ $10 के लोगोज़ हैं और एक तरफ $1800 के लोग हैं, ठीक है? अगर दोनों लोगोज़ को हम देखें, तो ये जो लोगो हैं लेफ्ट साइड पे हमारे पास, ये हमें देख के लग रहा है कि मैक्सिमम ये 3-4 दिन का काम है, इससे ज़्यादा पे ये चीज़ नहीं जा सकती, ठीक है? ये 3-4 दिन वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स भी क्रिएट नहीं किया। अब यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट्स का अगर लोगो है, तो उसने यू और बी का सिंपल एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है? ये अब पता नहीं क्या ईज़ी शायद नाम था या इसका कोई अल्फ़ाबेट बनता है, उसने इसका सिंपल एक आइकन के साथ राउंड क्रिएट कर दिया। यानी इसमें अगर हम देखें, तो बहुत ज़्यादा कोई इस पे रिसर्च नहीं हुई भी, ठीक है? और ये $10 में ये लोगो क्रिएट करके दे रहा है और मैक्सिमम जो इसके लोगोस थे, वो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो वो इनको जस्ट चेंज करके क्रिएट करके दे रहा है। $10 जस्टिफाई करता है कि ठीक है, वो जो थोड़े बहुत कलर चेंज कर रहा है, थोड़ी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, फ़ॉन्ट वगैरह अप्लाई करके दे रहा है, अपने टाइम के $10 ले रहा है, वो ठीक है, ठीक है? कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, अगर $100 के अंदर ये काम करके दे रहा होता और जस्ट इंटरनेट से उठा के कलर चेंज करके दे रहा है, तो फिर वो चीज़ गलत है। लेकिन $10 के अंदर अगर ये आपको ये चीज़ करके दे रहा है, तो ठीक है, इसकी प्राइस बिल्कुल फेयर है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। ओवरऑल अपने काम के लिहाज से इसकी प्राइस बिल्कुल ठीक है, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम $1800 वाले की बात करें, तो इसके लोगोस को देख के पता चल रहा है कि डायरेक्टली ये लोगोस नहीं बने। इनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट थे, उसने कुछ डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट किए हैं और बाद में जाके फाइनलाइज करते हुए उसने फिर ये लोगोस बनाए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जस्ट इंटरनेट से कोई चीज़ उठा के, ना ही आपको इंटरनेट के ऊपर इस तरह के डिज़ाइंस मिलेंगे। ये पता चल रहा है कि प्रॉपर किसी डिज़ाइनर ने क्रिएट किया हुआ है और तमाम डिज़ाइन के अंदर एक फील आ रही है कि जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का टच है इसके अंदर, ठीक है? जो मेन चीज़ समझने वाली है। तो इसलिए हम लोग दोनों अगर डिज़ाइंस को देखें, तो उससे हमें आइडिया हो रहा है। ये अब आपने खुद को देखना है कि आप किस जगह पे फॉल करते हो और कितनी मेहनत करके आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो। क्या इंटरनेट के ऊपर से डिज़ाइन उठाते हो और उसमें चेंजेस किए और काम कर दिया,
या पूरे महीने में आप जस्ट एक लोगो डिज़ाइन करते हो $1800 का और उसके ऊपर सारा टाइम लगाते हो, क्लाइंट को कहते हैं कि मुझे एक महीना पूरा चाहिए अगर आप चाहते हो एक अच्छा डिज़ाइन, ठीक है? तो ये चीज़ समझने वाली है। अच्छा, मैं बताता हूँ कि अब न्यू सेलर का होता क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह का इमेज आप क्रिएट करोगे क्लाइंट को वही चीज़ समझ आएगी। अगर एज अ न्यू सेलर आप इस तरह का अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, आपके पूरी प्रोफाइल के ऊपर एक भी रिव्यू नहीं है, ठीक है? कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो इस तरह का है। अगर आप उसमें लिख देते हो कि मैं फाइवर पे न्यू हूँ लेकिन मैं काफ़ी टाइम से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और लर्न कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वहाँ से क्लाइंट को क्लियर हो जाता है कि अच्छा फाइवर पे ही अभी आया लेकिन ही इज़ अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है? ये मैंने आपको बताया कि आप जिस तरह का इमेज क्रिएट करोगे उसी तरह की चीज़ आएगी। अगर आप वहाँ पे लिख दो कि आई एम ए न्यू डिज़ाइनर और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आइडियाज़ को, तो वहाँ पे ये चीज़ है कि क्लाइंट कहेगा अच्छा यार ये नया बंदा है, इस पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उसको ये समझाओगे कि मैं फाइवर पे न्यू हूँ लेकिन मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं अपना जो पोर्टफोलियो है वो फाइवर पे शिफ्ट कर रहा हूँ, फाइवर पे अर्निंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से ज़्यादा उसको चीज़ क्लियर होगी। अच्छा ये फाइवर पे न्यू है लेकिन इसके डिज़ाइंस बता रहे हैं कि इसको काम आता है। मैंने ऐसे ऐसे डिज़ाइनर्स देखे हैं जो 1 साल लेते हैं ओवरऑल लोगो डिज़ाइन करने का। क्यों 1 साल ले रहे होते हैं? क्योंकि वो समझ लें कि इस तरह नहीं काम करते कि अब बैठ के काम करने और आइडियाज़ आएँगे तो फिर कुछ ड्रॉ करेंगे। वो घूमते फिरते रहते हैं और जो उनके माइंड में आइडियाज़ आ रहे होते हैं वो अपनी स्केच बुक के अंदर क्रिएट करते जाते हैं, ठीक है? जितने भी बड़े लोगोज़ डिज़ाइन हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल का लोगो है, नेक्स्ट कंपनी का जो लोगो है जो स्टीव जॉब्स ने क्रिएट करवाया था, उस तरह के जो लोगोज़ थे, वो उन्होंने इसी तरह क्रिएट किए कि मैं 1 साल तक अब आपको बता दूँगा कि मेरे माइंड में कोई आइडिया आया या नहीं आया, और लोग उनके पास यानी कि समझ लें कि लाइनें लगी होती हैं कि आप मेरा लोगो डिज़ाइन करें, आप मेरा लोगो डिज़ाइन करें। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब 1 साल बाद ये बंदा वापस आएगा, तो उस तरह का लोगो दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक है? जो मेन चीज़ है समझने वाली कि अगर 1 महीना आप रिसर्च पे लगा रहे हो, 1 महीना आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर रहे हो, क्लाइंट को डिफरेंट कॉन्सेप्ट सेंड कर रहे हो, क्लाइंट को अपने लूप में रखा हुआ है अगर आपने 1 महीना, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। और बड़ी कंपनीज़ वेट करती हैं इस चीज़ का, ठीक है? वो देखती हैं कि एक बंदा अगर इतना चार्ज कर रहा है हमें, वो पूरा महीना रिसर्च कर रहा है, हर चीज़ में हमें साथ लेके चल रहा है, तो वो 1 महीना ले रहे हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है? 1 साल में वो ऐसा लोगो लेके आते हैं जो अगले 20 साल तक चल सकता है। नाइकी का लोगो आप देखो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल का लोगो देख लो, तो ये लोगोज़ जो हैं ये इस तरह क्रिएट हुए हैं कि ये आगे अभी से भी अगले 20 साल तक चल सकता है। एप्पल अपना लोगो ना भी चेंज करे तो अगले 20 साल वो ये लोगो चला सकते हैं, ठीक है? वो एवरग्रीन लोगोज़ क्रिएट करते हैं, टाइमलेस लोगो क्रिएट करते हैं, ठीक है? और मज़े की बात ये है कि उनके लोगोज़ के साथ ट्रेंड बनते हैं। वो लोग ट्रेंड को फ़ॉलो करने वाले नहीं हैं, वो ट्रेंड को क्रिएट करने वाले हैं। वो जिस तरह का लोगो लेके आते हैं, कंपनीज़ कहती हैं हमें भी ऐसा लोगो चाहिए, ठीक हो गया? तो मेन चीज़ जो समझने वाली है, आप अपने आप को प्रेज़ेंट कैसा करते हैं, आप अपने आप को किस कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं, ये आपका मसला है। क्लाइंट आपको किसी कैटेगरी में नहीं देखेगा। आप जैसे हम समझते हैं कि इंसान जैसे कपड़े पहनता है और जैसा वो दिखता है, लोग नॉर्मली उससे उसी तरह बात करते हैं, ठीक है? और मैं आपसे अक्सर ये कहता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। आप जिस तरह के डिज़ाइन दिखाओगे, जिस तरह के स्टाइल्स दिखाओगे, जो अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे, क्लाइंट को वही चीज़ समझ आएगी और क्लाइंट उसी तरह की चीज़ के साथ आपको पैसे देगा, ठीक है? तो हमने इससे क्या बात सीखी है कि आपने अपने आप को रेगुलर बेस के ऊपर इम्प्रूव करना है, अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव करना है, अपने जो पोर्टफोलियो है उसको इम्प्रूव करना है। और रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ के रोज़ नए डिज़ाइन अपलोड कर रहे हैं। रेगुलर का मतलब ये है कि हर महीने अपने पोर्टफोलियो को देखें कि इसमें से कोई ऐसा डिज़ाइन तो नहीं है जो अब बुरा लग रहा है, जो अब मेरे स्टाइल के साथ नहीं है, या इससे बेहतर अब मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, तो उस डिज़ाइन को आप निकाल दो। मेरे नज़दीक अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 डिज़ाइन लगे हुए हैं, ठीक है? पोर्टफोलियो जो मैं बात कर रहा हूँ, बिहेंस की बात कर रहा हूँ, फाइवर की बात नहीं कर रहा। अगर आपके बिहेंस के प्रोजेक्ट के अंदर, बिहेंस की पोर्टफोलियो के अंदर जस्ट 4 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, 4 प्रोजेक्ट आपने प्रेजेंट किए हुए हैं, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रेजेंट हुए हुए हैं, तो वो 4 काफ़ी हैं, बजाय इसके कि आपने 20 प्रोजेक्ट पोस्ट किए हुए हैं लेकिन उनमें से एक भी किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो इसलिए इट्स अ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि आपके जो प्रोजेक्ट आप पोस्ट कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो आपको लगता है कि जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अब वो पुराना हो चुका है, अब वो अच्छा नहीं लगेगा मेरी पोर्टफोलियो पे, तो आप उसको डिलीट कर दो, ठीक है? उसको बेशक डिलीट कर दें, रिमूव कर दें या रीडिज़ाइन कर लें, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन वो उसी तरह बुरी हालत में आपके पोर्टफोलियो में नज़र नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को ये चीज़ पसंद नहीं आती। क्लाइंट जब देखता है कि यार अच्छा ये भी तो इसी का डिज़ाइन है, वो जो फ़ील आती है उसके अंदर कि अच्छा ये तो डिज़ाइन अच्छा है, ये जो पुराना डिज़ाइन है ये भी तो इसी बंदे का डिज़ाइन है,
तो ये तो यहाँ अच्छा नहीं है, इसका मतलब है ये हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो जो बंदा अपने पोर्टफोलियो का ख्याल नहीं रख रहा, जो बंदा अपना ख्याल नहीं रख रहा, वो हमारे प्रोजेक्ट का क्या ख्याल रखेगा, ठीक है। तो अपने जो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो है उसकी कांट छांट करते रहनी है, अपने जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रिमूव कर दें, जो आपको लगता है कि अब आप डिज़ाइन बेहतर बनाते जा रहे हो उसको इम्प्रूव करें। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप डेली बेस के ऊपर क्या करोगे, ठीक है। हम लोगों ने अब आगे डिसाइड करना है कि अगर आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट नहीं ले रहे तो उस दौरान आपने क्या करना है। पहले तक की बात ये थी कि मैं आपको जस्ट ये कहता था कि आप टूल की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो वो आप करते रहे हैं, अभी कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की जिसकी वजह से अभी उनको लोगो डिज़ाइन करते हुए इश्यूज आ रहे हैं, पेन टूल नहीं यूज़ हो रहा उनसे, इवन के शेप्स नहीं क्रिएट हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उन्होंने वो बात नहीं मानी मेरी कि ठीक है जब कहेंगे तो कर लेंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि आप अपने पेन टूल की प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन खैर जो मेन चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को ट्रैक करना है। ट्रैक करने का क्या मतलब है कि देखना है कि पहले मैं कहाँ था और अब कहाँ पे हूँ। अगर अब अभी भी मैं वहीं पे हूँ जहाँ महीना पहले था, इसका मतलब मैंने खुद को इम्प्रूव नहीं किया और मैंने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए खुद को ट्रैक करते रहें ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। जो बड़ा क्लाइंट है वो हमेशा मिनिमल और सिंपल मार्क की तरफ जाता है कि सिंपल सिंपल डिज़ाइन मुझे मिले, कोई मुझे डेली रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, एक अकेला आइकन, एक अकेला ग्राफिक मुझे मिल जाए जो मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और इसी चीज़ की मार्केट है, क्लाइंट इसी चीज़ के। अगर आपके माइंड में इस तरह के आइडियाज़ आते हैं या आप इस तरह का कोई मिनिमल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो कि एक सिंपल ग्राफिक जो है वो बता सकता है कि क्या क्रिएट हुआ हुआ है, तो वो भी काफ़ी है। बट वो अपने लोगों के जो तमाम रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा हो, ठीक है। आइकन में जो हम लोग फ्री फ्लैट आइकन से जो आइकन्स ले रहे होते हैं उसमें और लोगों में फ़र्क होना चाहिए। आइकन का मेन पर्पस क्या होता है? आइकन का पर्पस ये होता है कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक आइकन क्रिएट कर लेते हैं, एक पिक्चर यूज़ कर लेते हैं, यानी कि उसको हम पिक्चर कह रहे हैं, फिलहाल फ़ोटो नहीं कह रहा मैं। एक ऐसा इमेज, कोई ऐसा पिक्चर यूज़ कर लेते हैं, आइकन यूज़ कर लेते हैं जो उस तमाम पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। बजाय इसके कि मैं पूरा टेक्स्ट पढूं, मुझे जस्ट वो आइकन देख के पता चल जाए कि ये किस काम के लिए। फॉर एग्जांपल ईमेल का आइकन हम यूज़ कर लेते हैं, फ़ोन नंबर का आइकन यूज़ कर लेते हैं, किसी की कुछ सर्विसेज हैं वो सर्विसेज के साथ एक आइकन यूज़ कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट ना पढ़ना पड़े और हम जस्ट उस आइकन को देख के फ़ौरन से बता दें कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। लोगों का क्या पर्पज़ होता है? लोगों में अक्सर औकात मीनिंग थोड़े से हिडन होते हैं, लोगों इतना ऑब्वियस नहीं होता, लोगों में चीज़ें थोड़ी हिडन होती हैं। लोगों में हम बताना तो जा रहे होते हैं कि ये फॉक्स है, लेकिन फॉक्स को थोड़ा सा छुपा भी रहे होते हैं, ठीक है। लोगो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, लोगों में मीनिंग मिक्स हो सकता है, लोगों में मीनिंग हाइड हो सकता है। आइकन में नहीं ऐसा होता है। आइकन आपका हमेशा टू द पॉइंट होता है। आइकन तब कामयाब होगा जब वो देखने वाले को क्लियर फील दे रहा हो कि हाँ जी ये आइकन बना हुआ है और ये आइकन इस चीज़ का है। अगर उस आइकन में से डबल मीनिंग आ रहा है तो वो आइकन नाकाम है, वो आइकन किसी काम का नहीं है। अगर वो आपको डबल मीनिंग दे रहा है कि अच्छा ये तो आइकन इस चीज़ का था, मैं समझा इस चीज़ का आइकन है, तो वो आइकन ठीक नहीं बना हुआ। लोगों में क्या है कि लोगो डबल मीनिंग दे सकता है, लोगो हिडन मैसेजेस दे सकता है। लोगों का पर्पज़ ये होता है वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे। जब क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है कोई चीज़ तो वो आपके माइंड में बैठ जाती है क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा होता है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली कोशिश ये की जाती है कि हम लोग अपने लोगों को इतना क्लियर, इतना टू द पॉइंट बनाएं और साथ साथ लोगों में थोड़े से हिडन मैसेज भी रखें कि वो कंपनी को रिप्रेजेंट तो करे लेकिन साथ साथ कोई ना कोई हिडन मैसेज, कोई नेगेटिव स्पेस के अंदर कोई चीज़ तरह की हाइड कर दें ताकि वो अचानक से उसके फील आए, अच्छा इसमें ये भी है। वो जो फील आती है इस तरह की कि अच्छा ये भी है इसमें, तो वो चीज़ हमेशा फिर आपको याद रहती है, ठीक है। ठीक है जी, तो दोबारा क्लियर कर दूं कि आइकन लिटरल मीनिंग देने के लिए होता है, क्लियर मीनिंग देने के लिए होता है कि ये आइकन इस चीज़ का है और इसी चीज़ का है, ठीक है। आप जो टेक्स्ट के साथ पढ़ रहे हो, आइकन देख रहे हो, आपको फौरन क्लियर हो जाए कि अच्छा यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है। लोगों में हिडन मीनिंग हो सकता है, लोगों का पर्पज़ ये नहीं होता कि फ़ौरन देख के बता दो अच्छा ये तो ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़े, थोड़ा सा उसमें एक वो फील आए कि अच्छा ये बना हुआ है, तो वो जो चीज़ है वही मज़े की होती है और वही लोगो अब हमेशा आपके कस्टमर को याद रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को थोड़ा सा हम समझेंगे कि प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ कौन-कौन सी होती हैं और हम कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, किस जगह पे कौन सी यूज़ होती है और कौन सी अच्छी है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं उसके, वो सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता अब आपका जो प्राइसिंग की चीज़ें हैं वो आपके माइंड में ऐसा-ऐसा बिल्डअप होती जाएँगी। सबसे पहली जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड। ठीक है, हम लोग 4 स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे। पहली ये है कि प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी एक होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है?
प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब ये है कि एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने अपना प्रोजेक्ट आपको बताया और आपने उसके अगेंस्ट उसको एक प्राइस सेट कर दी पूरे प्रोजेक्ट की। जो हम लोग नॉर्मल फाइवर के ऊपर देख रहे हैं कि पैकेजेस बने हुए हैं और गिग्स बने हुए हैं कि मैं एक लोगो इतने का डिज़ाइन करके दूंगा, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपका जो प्रोजेक्ट होता है आप उसका पूरे एक प्राइस रख देते हो। ये सिर्फ लोगों की बात नहीं करें हम, ये तमाम डिज़ाइंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तमाम स्किल्स की बात करें। आप पोस्टर डिज़ाइन करते हो, आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, आपने पूरे प्रोजेक्ट का जब एक प्राइस सेट कर दिया, उसको प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग कहेंगे कि मैं एक प्रोजेक्ट के इतने पैसे लेता हूँ, या आपका जो प्रोजेक्ट है इसके मैं इतने पैसे लूँगा, ठीक है। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि एक फ्लैट फ़ी होती है कि मैं लोगो डिज़ाइन के 3 कॉन्सेप्ट के इतने पैसे लेता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने गिग क्रिएट की है, हमने उसमें सिंपल लिख दी है कि मैं जो भी लोगो डिज़ाइन करूँगा 3 कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करूँगा उसके, और उसकी फ्लैट फ़ी है, जो मर्ज़ी आगे करवा ली। बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, एक इंडिविजुअल बंदा है, उसने अपना लोगो डिज़ाइन करवाना है, जिस बंदे ने भी लोगो डिज़ाइन करवाना है, पैसे मैं इतने लूँगा, इतने कॉन्सेप्ट दूंगा, एक फ्लैट फ़ी मैंने रख दी है, ठीक है। उसको कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड डिज़ाइन, प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। इसमें गिग के पैकेजेस भी आ जाते हैं, जो आप लोग गिग के पैकेजेस क्रिएट करें, उसकी फ्लैट फ़ी है, हर पैकेज का अपनी एक प्राइस है, उसमें आप कुछ ना कुछ डिफाइन किया हुआ है कि मैं ये कुछ करके दूंगा, ठीक हो गया। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हों कि आप जो चीज़ बनाने जा रहे हो, आपको पता हो कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, आपको जो चीज़ चाहिए उसको बनाने के लिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, ठीक है। नाम चाहिए आपको, कंपनी की थोड़ी सी इंट्रो चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए उसका, अगर उसकी वेबसाइट अवेलेबल है वो आपको चाहिए होगी। तो ये सारा कुछ आप ले लेते हो क्लाइंट से और आप आगे काम स्टार्ट करते हो, तो ये मेन चीज़ें हैं आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ये सब कुछ मिल गया, आप अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आपने क्लाइंट से पैसे लिए और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इसको प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग कहा जाता है, और नॉर्मली दुनिया में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि एक सेफ़ है, आपने सिंपल रखी हुई प्राइस कि भाई जो भी आता है उसको मैं इतना चार्ज करूँगा, और ये मेरा प्रोसेस है काम करने का, यही प्रोसेस मैं आप पे अप्लाई करूँगा, चाहे आपकी बड़ी कंपनी है चाहे छोटी कंपनी है। इसमें मैं ज़रा सेफ़ फील करता हूँ क्योंकि मैंने सबको सेम तरह से डील किया, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल हर क्लाइंट को डिफरेंट प्राइस दे रहे होते तो अक्सर औकात क्लाइंट आ जाते हैं, यार मैंने जिससे पूछा था आपका, आपने तो उसको कम प्राइस बताई थी, मुझे आप ज़्यादा बता रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक ही प्राइस रखी हुई है तो उस लिहाज से फिर इस तरह के मसाइल नहीं आते, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बेस का मतलब सिर्फ ये है कि आपने एक प्राइस रखी हुई है कि जब भी लोगो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट आएगा मैं उसको $100 में लोगो डिज़ाइन करके दूंगा, 5 कॉन्सेप्ट दूंगा, रिव्यूज दूंगा, सोर्स फाइल दूंगा, तो ये मेरा पूरा पैकेज है, आपने परचेज करना है तो कर लें, ठीक है। सिंपल सी एक हमने एक प्रोजेक्ट बेस्ड चार्ज किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास ओवरली रेट आता है, ठीक है। कुछ भी समझना है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड जरा सिंपल है, उसमें इतना इशू नहीं आता, आगे थोड़ा सा मसला आता है। ओवरली रेट क्या होता है? ओवरली रेट का मतलब ये होता है कि आपने घंटे के हिसाब से अपनी एक प्राइस रखी हुई है कि मैं 1 घंटा अगर सिर्फ आपका काम करूंगा तो मैं 1 घंटे का इतना चार्ज करता हूँ। ओवरली रेट के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं पर ओवर अपना रेट कितना रखूँ, कि कितना रेट मेरा ठीक रहेगा, तो मैं उसको ओवरली रेट कह सकता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा कि हम अपना ओवरली रेट कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले आपने थोड़ा समझना है कि ओवरली रेट में चार्ज किस तरह हो रहा होता है, क्लाइंट को कैसे पता चलता है कि हम पर और उसका काम कर रहे हैं। ये जो ओवरली रेट है, इसका मतलब ये होता है कि जो आप घंटे उसको बता रहे हो, उस घंटों में आप सिर्फ उसका काम करोगे, आप ना मूवी देख रहे हैं, ना सो रहे हैं उस काम में, ना कुछ और कर रहे हैं। ये वो आवर्स हैं जिसमें आप सिर्फ उसका काम कर रहे होंगे बैठ के, ठीक है। अब इसमें आप ओवरली एक रेट रख देते हो कि अगर आपको मेरा 1 घंटा चाहिए तो आपको इतना उस 1 घंटे के लिहाज से चार्ज करना होगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप एक लोगो जो है उसका आपने प्रोजेक्ट बेस्ड चार्ज जो रखा है वो $100 है, कि मैं $100 के अंदर आपको एक लोगो डिज़ाइन करके दूंगा। तो अब मैंने इसका ओवरली रेट अगर निकालना है कि यार मेरा ओवरली रेट फिर कितना बनता है, तो मैं देखूंगा कि मैं उस लोगो पे, यानी कि सिर्फ उस लोगो पे कितना टाइम लगाता हूँ। ये नहीं कि आज थोड़ा सा काम कर लिया, कल थोड़ा सा काम कर लिया, टोटल घंटे कितने बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास 6 घंटे अगर मैं कंटिन्यूस बैठ के काम करूँ तो मेरे पास लोगो बन जाता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिवाइड वगैरह करें, मल्टीप्लाई करें, थोड़ी मैथ लगाएं, तो उस लिहाज से हम $120 का लोगो बनाते हैं। और ये $20 क्यों ऐड किए मैंने, क्योंकि उस तमाम घंटे में, उस तमाम टाइम में हम किसी और का कोई काम नहीं कर सकते, हम जस्ट उस क्लाइंट का काम करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हो कि आपका जो रेट बन रहा है
अगर आप $20 पर आवर लगाते हो और 6 घंटे काम करते हो तो $120 बनता है, जो नॉर्मल लोगों की प्राइस के आसपास आता है, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड चार्ज के अंदर $100 चार्ज कर रहे थे तो वो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड चार्ज बनता है, ठीक है। उसमें क्या फ़ायदा था कि आप पूरे 7 दिन ले सकते हैं उससे और आप रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आप आवरली रेट बताओ मुझे कि आप पर आवर के हिसाब से कैसे चार्ज करोगे, तो उसमें आप कहते हो कि मैं 6 घंटे आपका काम करूँगा और उसमें $20 लूँगा आपसे पर आवर और टोटल उसके 120 बनते हैं, तो क्लाइंट को समझ आती है कि ठीक है, ये मुझे काम करके दे रहा है। अब इन 6 घंटे का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और उसके बाद के 6 घंटे, ये वो चीज़ नहीं है। ये 6 घंटे जो हैं ये 7 दिन तक जा सकते हैं। किस तरह? इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर आते हैं इस तरह के जो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं और आप जैसे ही काम स्टार्ट करते हो आप उस सॉफ्टवेयर को ऑन कर देते हो। वो सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है और उसमें टाइमर चलना शुरू हो जाता है कि अभी मैं आपका काम कर रहा हूँ, तो इसमें मिनट्स ऐड होते जाएंगे, मिनट्स ऐड होते होते आवर बन गए, आवर ऐड होते होते कंप्लीट आपके पास 6 आवर्स आ जाएंगे। उस सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल रैंडम स्क्रीनशॉट्स जा रही होती हैं क्लाइंट के पास कि क्या ये बंदा वाकई आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। वो रैंडम स्क्रीनशॉट जब क्लाइंट के पास जाती है, क्लाइंट को नज़र आ रहा होता है कि अच्छा ये बंदा मूवी नहीं देख रहा या ये स्टिल नहीं बैठा हुआ, ये प्रॉपर मेरा ही काम कर रहा है। तो उस 6 घंटे के अंदर आप इंस्पायरेशन ले रहे होते हो, डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हो, स्केचेस भी क्रिएट करें तो वो स्केचेस भी आप साथ ट्रेस कर रहे होते हो, तो वो सारा कुछ इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि ये 6 घंटे आप एक हफ्ते तक लेके जा सकते हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा उसका काम करें, लेकिन आपने मिनट्स इतने कंप्लीट कर लेने हैं कि वो 6 आवर्स पे चले जाएं, ठीक है। और जब 6 आवर्स को आप $20 से मल्टीप्लाई करोगे तो $120 ही कंप्लीट बनते हैं। इसमें भी ऐसा ही कि आप हर क्लाइंट को सेम चार्ज कर रहे होते हो कि भाई मेरा रेट $20 है, वो बड़ा क्लाइंट है, छोटा क्लाइंट है, जो भी है सबको मैं सेम ही चार्ज करूंगा। सो डिपेंड करता है कि आपका काम कितना है, ठीक है। आप काम के लिए बता दो। अच्छा, ये जो ओवरली रेट है ये कहाँ पे यूज़ होता है? ओवरली रेट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो। क्लाइंट कहता है कि मुझे अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करवानी है। आप कहते हो ठीक है जी, ब्रांडिंग कर दूंगा। आपको ब्रांडिंग में क्या कुछ चाहिए? लोगो चाहिए, बिजनेस कार्ड चाहिए, लेटर हेड चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, वेबसाइट चाहिए, क्या कुछ चाहिए? वो कहता है अभी हमें क्लियर नहीं है कि हमें क्या कुछ चाहिए, लेकिन हम आपको बताते जाएंगे, आप साथ साथ काम करते जाना। आप कहते हो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये मेरा पर आवर चार्ज है, मैं आपका जब भी काम कर रहा हूँ आप मुझे इसके हिसाब से घंटों के हिसाब से पैसे दे देना। वो कहता है ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, और आप उसके अगेंस्ट पैसे उससे लेते रहते हैं। अब इसके अंदर एक सवाल उठता है कि यार मैं एक बड़ा डिज़ाइनर हूँ और मैं काम जल्दी कर लेता हूँ, इस तरह तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा कि मैं अगर 6 घंटे वाला काम 1 घंटे में कर लेता हूँ तो मेरी तो अर्निंग बहुत कम हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में अब क्या करेंगे हम? आप लोग इसका सोल्यूशन दें मुझे कि एक डिज़ाइनर, बड़ा डिज़ाइनर है, वो क्या करेगा कि जब उसको 1 घंटे में वो फ़ौरन से चीज़ बना लेता है। जैसे मैं आप लोगों के सामने लोगो बना रहा था और हमने 30 मिनट्स के अंदर एक लोगो फाइनल कर लिया था, तो वो बंदा तो बेचारा सड़क पे आ जाएगा कि अगर $20 के अंदर काम करके दे तो एक लोगो के जिसको $10 मिल रहे हैं, तो वो फिर डिज़ाइनर क्या करे? वो आवरली रेट अपना बढ़ा देगा। अगर ये $20 पर आवर चार्ज करे तो वो $100 पर आवर चार्ज करेगा, ठीक है, कि 1 घंटे के वो $100 लेगा। मेरा नॉर्मली जो अपना पर्सनल रेट है वो $80 से लेके $100 तक होता है नॉर्मली, कि अगर पर आवर में से काम करवाना चाह रहे हो तो मैं इतना तकरीबन चार्ज कर रहा होता हूँ। लेकिन अगर कोई लॉन्ग रिलेशनशिप हो किसी क्लाइंट के साथ तो उसका मैं कम भी चार्ज कर देता हूँ, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा डिज़ाइनर है तो अपना ओवरली रेट जो होता है वो बढ़ा देता है कि अगर मैं 1-2 घंटे में भी आपका काम कर देता हूँ तो मेरे पैसे एटलीस्ट उतने बन जाए जो नॉर्मली लेता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आया था वैल्यू बेस्ड चार्ज। ये अब न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए। पहले दोनों जो चीज़ें थी उसका आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, ये अब न्यू चीज़ है। अब ओवरली बेस्ड चार्ज हमने देखा, प्रोजेक्ट बेस्ड चार्ज देखा, उसमें हमें नज़र आ रहा था कि हम तमाम क्लाइंट्स को सेम चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आपके पास एक लोकल होटल आता है, वो आपसे कहता है कि हमारे पास एक होटल है हमारा और हमें उसके लिए लोगो डिज़ाइन करवाना है। आप कहते हैं कि मैं जी $50 चार्ज करता हूँ, 3 कॉन्सेप्ट देता हूँ, हाई रेजोल्यूशन फाइल देता हूँ, प्रिंट रेडी फाइल देता हूँ, ये जी आप $50 पे करें, आपको लोगो मिल जाएगा। आप बड़े खुश हुए। अगले दिन आपके पास मैकडॉनल्ड्स आता है। मैकडॉनल्ड आपको आके कहता है कि हमें भी लोगो डिज़ाइन करवाना है और हमने सुना है $50 में लोगो डिज़ाइन कर देते हैं, ये पकड़ें $50 और हमें लोगो डिज़ाइन कर दें। क्या आप $50 में मैकडॉनल्ड का लोगो डिज़ाइन कर दोगे या आप उससे अलग पैसे लोगे? अब आप मुझे बताएं, आप इस सिनेरियो में क्या करेंगे? दोबारा से केस स्टडी को समझते हैं। हमारे पास एक लोकल क्लाइंट आया, वो कहता है हमारा नया नया रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है, हम 2 मियाँ बीवी ने मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू किया है और हमें इसके लिए लोगो चाहिए।
और मेन्यू डिज़ाइन चाहिए। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, कंप्लीट ब्रांडिंग आपको कर देंगे और जो भी आपका रेट बनता है उसका हम आपको ये बता दें, $50 के अंदर हम ये सारा कुछ आपको क्रिएट करके दे देंगे। तो वो कहता है ठीक हो गया, बाकी प्रिंटिंग वगैरह हम खुद ही करवा लेंगे। मैकडॉनल्ड्स आपके पास आता है, वो कहते हैं हमने सुना है $50 के अंदर लोगो डिज़ाइन करवा के दे रहे हो और हम लोगो डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, हमें बताएं जी कब स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि जब मैकडॉनल्ड्स का काम हम करेंगे उसकी ऑडियंस कौन सी है। हम किसी छोटे रेस्टोरेंट का लोगो डिज़ाइन करें, उसकी ऑडियंस कौन सी है। छोटे रेस्टोरेंट की ऑडियंस उसके रेडियस के अंदर, यानी कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो लोग हैं, जस्ट वो उसकी ऑडियंस है। मैकडॉनल्ड्स की ऑडियंस कौन सी है? पूरी दुनिया, पूरी दुनिया मैकडॉनल्ड्स की ऑडियंस है। मैकडॉनल्ड्स के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट है, सबसे ज़्यादा इमारतें, सबसे ज़्यादा किराए पे चीज़ें, सबसे ज़्यादा इमारतें क्रिएट उन्होंने की हुई हैं, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स इनके पास हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट मैकडॉनल्ड्स के पास है। और मैकडॉनल्ड्स के बारे में एक बात मशहूर है कि जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का नेटवर्क होता है या जिस मुल्क में मैकडॉनल्ड्स होता है वहाँ पे कभी भी जंग नहीं होती। आज तक का रिकॉर्ड है कि जहाँ भी मैकडॉनल्ड्स ने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है वहाँ पे जंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो रिसर्च करते हैं और फिर वहाँ पे अपनी फ्रेंचाइज ओपन करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है, वो कोई छोटी कंपनी नहीं है, उन्हें इतना बड़ा रियल एस्टेट क्रिएट करना है, उनका स्टेक इतना ज़्यादा है कि वो पहले पूरे कंट्री को समझते हैं और फिर वहाँ पे अपना जो भी नेटवर्क है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है समझने वाली है। अब मैकडॉनल्ड्स के जो ऑडियंस हैं, हमने उनके लिए लोगो क्रिएट करना है जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है, हर तरह के पर्सन ने वो लोगो देखना है, तो उसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। अगर मैं छोटी कंपनी का लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे जस्ट वहाँ के जो 6 किलोमीटर के अंदर लोग रहते हैं उनको समझना है कि वो लोग क्या करते हैं, किस तरह के खाने खा रहे हैं और अभी मौजूदा कौन कौन से ब्रांड वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब मैं मैकडॉनल्ड्स का काम कर रहा हूँ तो मैं कंप्लीटली देखूंगा कि मुझे अब इसको कैसे इम्प्रूव करना है, मैकडॉनल्ड्स का पास्ट किस तरह का था, पहले उनके किस तरह के लोगोस थे और अब फ्यूचर में वो क्या करने जा रहे हैं, वो किस तरह इसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स का अगर लोगो फेल हो जाता है तो उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। छोटी कंपनी है, उसका अगर लोगो फेल होता है तो क्या होगा, जितनी प्रिंटिंग हुई है वो सारी ज़ाया चली जाएगी, वो दोबारा प्रिंटिंग करवाएंगे, मैक्सिमम 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान होगा मैक्सिमम। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है, मैकडॉनल्ड्स जिस तरह, मैं उसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा ब्रांड है, जरा आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैकडॉनल्ड्स की हम बात करें तो वो अगर लोगो फेल होता है तो उस सिनेरियो में उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा है, अब हर चीज़ की पैकेजिंग है उनकी, उसके अलावा उनकी जो बिल्डिंग्स है उसके बाहर इतना बड़ा बड़ा मैकडॉनल्ड्स लिखा हुआ है, करोड़ों इस तरह की उनकी चीज़ें हैं, इस तरह की फ्रेंचाइज हैं, इवन के जहाज़ हैं उनके जिसके ऊपर मैकडॉनल्ड्स का लोगो लगा हुआ है। तो इन केस अगर वो लोगो फेल हो जाता है, वो बैक फायर कर जाता है, तो उनको हर चीज़ दोबारा से रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी और दोबारा प्रिंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस सिनेरियो में आपके पास रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, रिसर्च बहुत इन्वॉल्व है, इसलिए आप उसको कहोगे कि मैं 50 लाख से कम नहीं ले रहा आपका लोगो डिज़ाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें रिसर्च बहुत इन्वॉल्व है। ठीक हो गया, माइट भी ट्रेसिंग करते हुए आपको उतना ही टाइम लगे जितना आपको पहले टाइम लग रहा था, लेकिन रिसर्च में, स्केचिंग में, आइडियाज़ क्रिएशन में, वहाँ पे आपको जो टाइम लगेगा उससे आपको आइडिया होगा कि ये जो मैं पैसे ले रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं कि आपने लैपटॉप ओपन किया और आप घर बैठ के डिज़ाइन कर रहे हो, आपको माइट भी अमेरिका जाना पड़े, वहाँ पे जाके मैकडॉनल्ड्स के हेरिटेज को देखना पड़े, उसकी हिस्ट्री को देखना पड़े, आप फिर यूरोप जाओ वहाँ जाके चेक करो, ये सारी कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व है उसके अंदर जो आप 50 लाख उससे ले रहे हो। और 50 लाख मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 10 करोड़ 20 करोड़ से कम इनकी ब्रांडिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये एक चीज़ है समझने वाली कि हम बड़ी कंपनीज को क्यों ज़्यादा चार्ज करते हैं और छोटी कंपनीज को क्यों कम चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट होती है और वो स्टेक पे होती है अगर उनकी प्रॉपर जो ब्रांडिंग है उसको फॉलो ना किया गया। इसलिए इसको वैल्यू बेस्ड चार्ज कहा जाता है कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है और उसी वैल्यू के बेस पे हम आपको चार्ज करेंगे। यही वजह थी कि ऊबर ने जब अपना लोगो चेंज किया तो उसको वो मसला बन गया उनके लिए कि ये लोगो इतना अच्छा नहीं लग रहा, ना ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें ये लोगो पसंद नहीं आया। लोगों ने, कस्टमर्स ने, यानी कि उनके उनके यूज़र्स ने ऐप अपडेट करना छोड़ दी। और इसके बाद फॉर्च्यून का एक ये आर्टिकल भी आया था कि ऊबर्स न्यू लोगो इज़ अ मिस्टेक, कि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने अपडेट कर दिया अपना ऊबर का लोगो और उसके बाद फिर उन्होंने अपना लोगो वापस जो पुराना लोगो था उस पर आ गए थे। ठीक है, तो मेन जो चीज़ बात समझने वाली है कि ये जो प्राइस आप कर रहे होते हो ये
क्लाइंट के लिहाज से होती है कि आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, जॉब के लिहाज से नहीं होती कि आप काम क्या कर रहे हो, ठीक है। लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, लेकिन किस क्लाइंट के लिए कर रहे हो ये उसमें चीज़ आती है। ठीक हो गया। मैंने यूनिलीवर कंपनी के साथ काम किया था और यूनिलीवर ने मुझे कहा था कि आपको जितना टाइम चाहिए आप ले लो। हालांकि उनका इवेंट था एक बहुत बड़ा, उसकी कंप्लीट ब्रांडिंग मैं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा हम इवेंट आगे कर देंगे लेकिन हमें डिज़ाइन पे कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। ये वो कंपनीज होती हैं जिनको पता होता है कि डिज़ाइन की वैल्यू कितनी है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इक्विटी बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, ये बहुत कम यूज होती है। वैल्यू बेस्ड चार्ज जो है वो नॉर्मली डायरेक्ट क्लाइंट के साथ आप कर रहे होते हो, या फाइवर पे आपके पास कोई क्लाइंट आया लेकिन वो बड़ा क्लाइंट है, वो आपसे बात करे तो आप उसके साथ ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो। और फाइवर पे काफ़ी बड़े क्लाइंट्स आपको मिलते हैं। इक्विटी बेस्ड प्राइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ और थोड़ी सी मज़े की चीज़ है। ये शायद आपको कॉन्सेप्ट कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। इक्विटी प्राइसिंग में क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट से कहते हो कि अपनी कंपनी में से मुझे 5 से 10% प्रॉफिट जो है कंपनी का वो मुझे आप दोगे हर साल, जो भी आपका ओवरऑल बनेगा। ठीक है, मैं आपको इस डिज़ाइन का चार्ज नहीं करूँगा, बस जो भी आपकी इक्विटी 5 से 10% बनती है वो आप मुझे दोगे। ये कब हो रहा होता है? ये तब हो रहा होता है जब आपका जो डिज़ाइन है वो कंपनी के ओवरऑल रेपुटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, या समझ लेते हैं क्रीम फॉर एग्जांपल, अपना एक पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी ऐप स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए उनको डिज़ाइनर चाहिए, और आपकी पूरी जो डिज़ाइनिंग है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करिए। अगर डिज़ाइन अच्छा होगा ऐप का तो लोग यूज़ करेंगे, अगर ऐप का डिज़ाइन अच्छा ना हुआ तो लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका लिहाज से आपकी डिज़ाइनिंग बहुत इन्वॉल्व है उसमें। तो आप ये कहते हो कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट मेरे काम पे डिपेंड करता है, तो उस सिनेरियो में आप 5 to 10% मुझे दोगे। ठीक है, तो वो फिर आप उसके साइन कर लेते हो और इसके अगेंस्ट आप कोई पैसे नहीं लेते। जब भी कंपनी फिर प्रॉफिट जनरेट करती है, वो जितना ही प्रॉफिट होता है वो फिर आप उसको उससे पैसे ले रहे होते हैं, और इस सिनेरियो में आप उसको लाइफ टाइम फिर सर्विस दे रहे होते हैं कि जब तक कंपनी है मैं आपको सर्विस देता रहूँगा अपनी डिज़ाइन की, और जो भी पैसे हैं जो भी पैसे बनेंगे वो मैं आपसे ले लूँगा। ठीक है, नॉर्मली जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, जो बिल्कुल भी स्टार्ट हो रहे होते हैं, वो ये काम करते हैं और वो एक डिज़ाइनर को अपने साथ लगा लेते हैं या एक डिज़ाइनिंग कंपनी को साथ लगा लेते हैं कि जी 10% हम आपको अपना देता रहेंगे और आप जो भी डिज़ाइन सर्विस हैं हमें वो पे करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास प्राइसिंग रेंज को समझना है हम लोगों ने। थोड़ा सा ये देखिएगा प्राइसिंग रेंज हमने क्लाइंट को बतानी किस तरह से। ये चीज़ बहुत मज़े की है और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ये एक समझ लें कि सीक्रेट है, सीक्रेट सॉस है ये क्लाइंट को रेंज बताने का। ठीक है, अब समझिएगा कि हमने क्लाइंट को रेंज बतानी किस तरह से है। पहली बात, एक इनफाइनाइट लूप है दुनिया में कि क्लाइंट को जब हम प्राइस पूछ रहे होते हैं या क्लाइंट हमसे प्राइस पूछ रहा होता है तो होता क्या है, क्लाइंट हमें कहता है कि अपनी प्राइस बताओ, हम क्लाइंट को कहते हैं अपना बजट बताओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा काम आ गया कि जहाँ पे हम लोगों को आइडिया नहीं है कि इसके पैसे कितने बनेंगे। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हम क्लाइंट से पूछते हैं अच्छा आप अपना बजट बता दें तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कितने पैसे लगेंगे इसके। वो कहता है कि बजट का मसला नहीं, तुम अपनी प्राइस बताओ, तुम इस काम के पैसे कितने लेते हो। ये कब हो रहा होता है, जब आप मल्टीपल चीज़ें करके क्रिएट करके दे रहे होते हो। फॉर एग्जांपल आपने लोगो क्रिएट करना है, बिजनेस कार्ड क्रिएट करना है, वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो इस तरह के ज़्यादा सारे काम जब ऐड अप हो जाते हैं तो आप कहते हो कि अच्छा यार इसके पैसे कितने बनते हैं। क्लाइंट कहता है कि यार आप अपनी प्राइस बताओ। आप कहते हैं यार प्राइस का मसला नहीं है, आप बजट बताएं और उतना ही जितना आप फॉर एग्जांपल जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो आप जितने ज़्यादा पैसे दोगे डिज़ाइन उतना अच्छा होगा, मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा। वो कहते हैं कि नहीं नहीं बजट का मसला नहीं है, हमें हमें प्राइस बताओ। तो इस चीज़ से निकलना किस तरह से वो मैं आपको समझाता हूँ। आप क्लाइंट को ये मैसेज करते हो, आई नॉर्मली चार्ज माई क्लाइंट्स $800 to $400 फॉर ब्रांडिंग। ठीक है, ये प्राइसिंग आप चेंज कर सकते हो, लेकिन समझाने वाली क्या बात है कि आपने उसको बड़ी फिगर जो है वो पहले लिखनी है और जो छोटी फिगर है वो बाद में लिखनी है। दोबारा देखें, आई नॉर्मली चार्ज माई क्लाइंट्स $800 to $400 फॉर ब्रांडिंग। उसको समझ आ गया कि सबसे अच्छी ब्रांडिंग जो होती है वो $800 की होती है और सबसे जो लोएस्ट ब्रांडिंग है जिसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं होंगी वो $400 की है। लेकिन अगर मैं बाकी नॉर्मल लोगों की तरह उसको कहता है कि आई नॉर्मली चार्ज माई क्लाइंट $400 to $800, यानी कि $400 से लेके $800 तक मैं चार्ज करता हूँ, तो क्लाइंट को कहता है कि अच्छा 400 से ऊपर मैं जितना भी पे करूँगा वो प्लस ही होगा उसमें। यानी कि मैं इसको कह सकूँ कि देखो मैंने मिनिमम प्राइस पे नहीं की, मैंने $500 पे किया है और अब मुझे अच्छा डिज़ाइन चाहिए। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि उस क्लाइंट को ये फील आ रही है, सारी माइंड की गेम है, उसके हम माइंड के साथ प्ले कर रहे हैं। क्लाइंट को पता चल रहा है कि मैं $800 से जितना कम पे करूंगा मेरी वैल्यू गिरती जाएगी, मेरा जो
काम की ओवरऑल जितना अच्छा काम है वो $800 के, इससे कम जैसे जैसे होता जाएगा काम बुरा होता जाएगा, ठीक है। तो हमने प्राइसिंग जो थी वो इन्वर्ट कर दी, स्वैप कर दी, कि जो बड़ी प्राइस है वो पहले लिख दी और छोटी प्राइस बाद में लिख दी है। और ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और मैं भी पर्सनली जब भी प्राइस दे रहा होता हूँ इसी तरह दे रहा होता हूँ, और क्लाइंट हमेशा इस जाल में फंस जाता है कि ये $800 से मैं जितना दूर जाऊँगा ये खुद ब खुद मेरे जो काम है उस पर इम्पैक्ट करेगी। और मैं इसको ऐसा करता हूँ कि चलो $700 का कह देता हूँ कि अच्छा मैं $700 के अंदर चीज़ क्रिएट करवा सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास $700 का बजट है, इसमें मुझे चीज़ बना दो। 800 पे करूँगा तो 800 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 700 में काम कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से 400 और 800 कहता उसको, तो उसने कहना था 400 से ऊपर जितना भी होगा वो काम अच्छा ही होगा, क्योंकि मिनिमम प्राइस में पे नहीं कर रहा। ये जस्ट माइंड की गेम है, ये कभी आप अप्लाई करके देखिएगा, क्लाइंट खुद ब खुद कहेगा कि अच्छा मुझे, वो हमेशा इससे दूर आएगा, इससे दूर भागेगा, ठीक है। इसके करीब करीब प्राइस देगा आपको, हल्का सा दूर जाएगा लेकिन हमेशा 400 से दूर ही जाएगा वो, कि मैं इसके करीब ना हूँ वरना मेरी प्राइस गिर जाएगी, ठीक है, या मेरी क्वालिटी गिर जाएगी। तो ये चीज़ समझिएगा कि जब भी आपने क्लाइंट को प्राइस सेंड करनी है वो हमेशा $800 से लेके, और सॉरी बड़े फिगर से लेके छोटे फिगर तक आपने लिखनी है, ठीक है जी। अच्छा, हमने क्लाइंट को ये मैसेज कर दिया, क्लाइंट का रिप्लाई आता है, ठीक है, उसके हमेशा, अच्छा ये मैसेज करने के बाद आपने उसको कुछ नहीं कहना, ये मैसेज करके छोड़ दें, उसके रिप्लाई का वेट करें। हमेशा जब भी लाइफ में कुछ भी आप सेल कर रहे होगे, अगले को बोलने का मौका दें, आपने हमेशा कम बोलना है। ये एक गोल्डन तरीका है, गोल्डन मेथड है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को सेल करने का, कि हमेशा जो अगला बंदा है जिसको आप चीज़ बेच रहे हो वो ज़्यादा बोले, आप कम बोलें। हमारी चीज़ें क्यों नहीं बिकती, हम बोलते रहते हैं ये भी है इसमें, वो भी है, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, तो अगला बंदा तंग आके चला जाता है। आप वेट करें, आपने बता दिया कि भाई ये चीज़ है और ये इतने की है, उसका वेट करें, उसको सोचने दें। वो सोचेगा, वो रिप्लाई करेगा कि यार $800 तो बहुत ज़्यादा है मेरे बजट के साथ से, मैं इतना पे नहीं कर सकता, ठीक है। सोच लेते हैं कि क्लाइंट का ये रिप्लाई आ जाता है कि $800 तो बहुत ज़्यादा है, वी डोंट हैव सच बजट। हम उसका क्या रिप्लाई करेंगे कि मे बी आई वॉज बिल्डिंग समथिंग यू डोंट नीड, व्हाट्स योर बजट। ठीक हो गया। अब हमने उसको अपनी प्राइस बता दी है, हम इस लूप से बाहर आ गए, जो लूप हमारे पास यहाँ पे था, हमने अपने उसको रेंज बता दी है। अब बॉल जो है उसके कोर्ट में है, हमने उसको रेंज बता दी कि भाई 800 से लेके 400 के दरमियान में चार्ज करता हूँ, ठीक है। उसने हमें क्या कहा कि $800 मेरी प्राइस में नहीं आता, $800 मेरे बजट में नहीं आता। हाँ, उसने ये नहीं कहा कि 400 भी नहीं आता, उसने सिर्फ ये कहा है कि 800 मेरे बजट में नहीं आता। तो इसका मतलब है कि 800 से कम किसी हद तक वो 700 600 तक तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं शायद कुछ ऐसा माइंड में बिल्ड कर रहा था जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे अपना बजट बता दो, फिर हम उस बजट के अंदर प्ले कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है कि फाइनलाइज फिर आप करते हो, जो बजट उसका होता है वो बजट बताता है, और फिर आप उस बजट के अंदर जो चीज़ क्रिएट करके दे सकते हो उसको, वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्लाइंट से इस सिनेरियो में बात कर रहे होते हैं। आगे चल के कम्युनिकेशन में हम और इसको सीखेंगे कि हम लोगों ने क्लाइंट से किस तरह बात करनी है और बार्गेन कैसे करना है या निगोशिएट कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये प्राइसिंग के ओवरऑल मेथड्स थे, और प्राइसिंग जो आप लोगों की अपनी है, फिलहाल इस पॉइंट के ऊपर जब आपने क्रिएट कुछ भी नहीं किया हुआ तो प्राइस सेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फ्यूचर में जब एटलीस्ट 4-5 लोगों आप डिज़ाइन कर लोगे, उन डिज़ाइंस को आप बाकियों के डिज़ाइन के साथ कंपेयर करो और देखो कि क्या आप उस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो जिसके साथ भी आपका मैच करता है, आप उससे कम ज़्यादा या जो भी उसके आसपास प्राइस रखना चाहते हो वो रख के आप ओवरऑल अपना जो काम है वो स्टार्ट करो, और फिर टाइम के साथ साथ प्राइसिंग इंक्रीज कर सकते हो। मैंने अपनी प्राइसिंग जो थी $5 से $10 स्टार्ट की थी, और अब मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि $100 या $200 से कम काम ना करूँ, ठीक है। तो ये टाइम के साथ साथ बिल्डअप होगा, आपके एक्सपीरियंस के साथ बिल्डअप होगी चीज़, लेकिन चीज़ समझने वाली जो है वो सिर्फ ये है कि खुद को इम्प्रूव करते रहना। ठीक हो गया। फिर हम आज का लेक्चर क्लोज करते हैं।